नमस्कार। हम भारत की अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करें पूंजी निर्माण, जो पूंजी का अभाव है भारत के लोगों के पास और पूंजी का अभाव है तो पूंजी निर्माण की गति भी धीमी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भारत की राष्ट्रीय आय कम है। राष्ट्रीय आय क्यों कम है? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम है तो लोग विनियोग जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, या ये कहें कि बचत जो लोगों को करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। दूसरा, जो बचत कर भी रहे हैं, जो मुख्य समस्या बचत के साथ ये है कि वह बचत अनुत्पादक कार्यों में लोगों के द्वारा व्यय की जा रही है, जिनके कारण पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता और वो अनावश्यक रूप से व्यय हो जाती है। अब पूंजी की आवश्यकता, कोई भी कार्य करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। व्यापार करेंगे तो पूंजी की आवश्यकता होगी, उत्पादक कार्य करेंगे तो पूंजी की आवश्यकता होगी, श्रमिकों को पैसा देंगे तो पूंजी की आवश्यकता होगी, उनको ट्रेंड करेंगे तो पूंजी की आवश्यकता होगी। मतलब ये मान के चलें, जो भी कार्य किया जाएगा उन कार्यों में पूंजी की आवश्यकता है। जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी दोहन के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। नए उत्पादक यूनिट लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, व्यापार स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। अब जो मुख्य बिंदु है उसकी अगर हम बात करें तो पूंजी की मांग है, उस मांग के अनुरूप उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और पूर्ति नहीं हो पा रही है तो विकास के कार्यों में जो योगदान है पूंजी का वो प्रॉपर्ली वो योगदान हो नहीं पा रहा है और उत्पादकता उससे प्रभावित होती है। दूसरी हमने बात की कि अनुत्पादक कार्यों में पूंजी का व्यय किया जाता है, पूंजी को लगाया जाता है, बचत होती है उसे लगाया जाता है। अब उन बचतों को जब इंसान के पास पैसा आता है तो भारत में मुख्य रूप से उन जो बचत है या एक साथ कोई पैसा किसी प्रकार से उसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है तो वह अपनी जो आवश्यकताएं हैं, मकान बनाना, जेवर खरीदना, वाहन खरीदना, कपड़े लत्ते खरीदना, त्योहारों पे व्यय करना, तीज त्योहारों पे व्यय करना, इसके अलावा सामाजिक प्रोग्रामों पे व्यय करना, इनमें खर्च करता है। जिसके कारण हमने कहा कि उत्पादकता बिल्कुल शून्य है इन प्रकार के कार्यों की, उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता, सिर्फ एक यह अनावश्यक रूप से व्यय होता रहता है। 1990-91 में भारत में सकल घरेलू जो बचत की दर है वो 23.1% थी, जो 99-2000 में 24.1% रही, 2004-05 में 31.1% और 2011-12 में यह 30.8% रही। यह हमारे घरेलू बचत की दर है। यह है जो बचत की दर है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 2007-08 में इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई, वह 36.8% थी। उसके बाद इतनी वृद्धि नहीं हो पाई। अब बात करते हैं जीवन स्तर की। निम्न जीवन स्तर है। किसी भी देश का उच्च जीवन स्तर उस देश की प्रगति को इंगित करता है। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कम होने के कारण लोगों का जो सामान्य उपभोग की वस्तुओं पे उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो वह जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उन पे वे नहीं कर पा रहे हैं और जीवन स्तर सुधर नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग
अल्प आय प्राप्त करते हैं, कम आय में जीवन का गुजारा कर रहे हैं। उपभोग की अगर बात करें तो कुपोषण का स्तर भी बहुत अधिक है। जितनी कैलोरी एक सामान्य इंसान को चाहिए, उससे कम कैलोरी पे जीवन यापन करना पड़ता है बहुत से लोगों को। जरूरी उपभोग की चीजें जैसे वस्त्र, चीनी, खाद्य तेल, वनस्पति चाय, इनके उपभोग भी व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। विकसित देशों के मुकाबले हमने बात की कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ के लोगों की कम है। कम होने के कारण वह अपने आवास की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं और अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका जीवन स्तर निम्न स्तर का बना रहता है। धन और संपत्ति का असमान वितरण। हमारे यहाँ जो साधन है उनका असमान वितरण है। जो संपदा है उसका असमान वितरण है। अभी हाल ही की रिपोर्ट में आया था कि भारत की मैक्सिमम जो संपदा है, धन संपदा है, उस पे सिर्फ गिने चुने लोगों का आधिपत्य है। पहले एक 80-20 का रेशियो होता था कि 80% जो संपदा है, पैसा है, वह 20% लोगों के पास था। 20% संपदा 80% लोगों के पास थी। ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। इसके कारण कुछ ही लोगों के पास मैक्सिमम संपदा का अधिकार है, जिससे आर्थिक विषमता बढ़ रही है समाज में। पिछली क्लासों में हमने बात की थी कि भूमि का क्षेत्रफल भी जितना होना चाहिए प्रति व्यक्ति विकसित देशों के मुकाबले जितना होना चाहिए वो नहीं है। जितने हेक्टेयर साइज के खेत होने चाहिए वह नहीं है, जबकि भूमि का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन प्रति किसान कहें, भू जोतों की संख्या कहें, वो उस प्रतिशत के हिसाब से कम है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार लागू हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारी जमीन का जो मालिकाना हक है बड़े बड़े जमींदारों के पास है, और किसान के पास जो जमीन खेती करने के लिए उपलब्ध है उसकी मात्रा बहुत कम है। किसान, श्रमिक, इनमें वृद्धि होती जा रही है। जमीनों का प्रतिशत धीरे धीरे प्रति किसान कम होता जा रहा है। 59% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है तथा कुल भूमि में उनका हिस्सा 14.9% है। और शहरी क्षेत्रों में ये वितरण तो बहुत असमान है। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। शहरी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं और पास में ही झुग्गी झोपड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी। अभी हाल ही में एक अरबपति हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है अपने रहने के लिए, और कहा जाता है कि उन्हीं की बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से कच्ची बस्ती नज़र आती है जहाँ झुग्गी झोपड़ी नज़र आती है। तो ऐसी विषमताएं देश में देखने को मिलती हैं कि लोगों ने इमारतें भी बना ली ऊंची ऊंची, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ भी ऊंची ऊंची झुग्गी झोपड़ियों का प्रतिशत भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों के नीचे के परिवारों के पास 1% भवन संपत्ति का स्वामित्व है। वहाँ ऊपर के परिवार 10% जो परिवार हैं उन पे 57% मालिकाना हक है। तो ये असमान वितरण है, जिसके कारण जो जीवन स्तर है वो सुधर नहीं पा रहा। निर्धनता का कुचक्र। निर्धनता गरीबी का कुछ चक्र चलता रहता है। गरीबी दूर होने का नाम भी नहीं लेती।
प्रयास किए जाते हैं उनमें सफलता उतनी मिल नहीं पाती, और गरीबी जो हमारे आसपास में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैलती जा रही है। अब निर्धनता का कुचक्र क्या है? ये एक चक्राकार प्रोसेस है, एक साइक्लिंग प्रोसेस है, जिसमें रेगुलर गरीबी चलती रहती है। इंसान के जो कार्य हैं वह उसमें अनावश्यक व्यय होता है, फिर वह गरीब होता है, फिर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सामाजिक और अनेक प्रकार की क्रियाएं करके वह अपने जीवन चलाता है, फिर सामाजिक क्रियाकलापों के लिए वह गरीब होता रहता है। प्रोफेसर नक्शेन ने निर्धनता के कुचक्र को एक निर्धन व्यक्ति के उदाहरण से इस प्रकार स्पष्ट किया है। एक निर्धन व्यक्ति के पास खाने को पर्याप्त सामग्री नहीं होती, इसलिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। खाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है तो वह कम खाता है और शारीरिक रूप से कमजोर होता है और कार्य क्षमता कम होती जाती है। जब कार्य क्षमता कम होगी तो उसकी आय कम होगी, जिसका आय कम होगी तो वापस वो निर्धनता की ओर धकेल दिया जाएगा। ये रेगुलर एक निर्धनता का कुचक्र चलता रहता है। और जब हमने कहा स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा तो वह जितना कमा रहा है वह स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यय करेगा, स्वास्थ्य के लिए व्यय करेगा, अपने परिवार की चिकित्सा के लिए व्यय करेगा। तो जो उसका पैसा कमाया जा रहा था वो इन्हीं चीज़ों में, अनावश्यक अनुत्पादक कार्यों में लगता रहेगा। अब ये निर्धनता के कुचक्र में इंसान फंसता जाता है, और निर्धनता के कुचक्र में फंसने के लिए, उसको निकालने के लिए प्रयास तो किए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उन प्रयासों में अनेक कई कमियां रहती हैं, जिसके कारण इस कुचक्र से ना देश निकल पाता है, ना लोग निकल पाते हैं, और वापस वही प्रक्रिया चलती रहती है। उदारीकरण में प्रयास तो जरूर किया गया कि लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अगर इस उदारीकरण के शुरुआती दौर में तो हमने सफलताएं पाई, लेकिन आज हमने कहा कि एक असमान पूंजी का वितरण, धन संपदा का यह समान वितरण स्टार्ट हो गया है, जिसपे कुछ उद्योगपति देश की अथाह संपदा के मालिक बन बैठे हैं, और फिर भी कुछ लोग अभी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। तकनीकी ज्ञान का अभाव। तकनीकी ज्ञान का अभाव हमारे यहाँ पे तकनीक के प्रति रुझान इतना नहीं है। तकनीक से हम दूरी बना के बैठे हैं, या पुरानी तकनीकों पे ही हम गर्वानुभूति करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। तो इसके कारण जो हमारा उत्पादन है वो प्रभावित होता है। भारत में जैसे हमने कहा कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत ने कभी कृषि के लिए उन्नत संसाधनों को अपनाने का प्रयास नहीं किया। आज आपने देखा होगा बूंद बूंद कृषि आपको कम ही देखने को मिलती है, जबकि उससे बहुत कम पानी से, बहुत कम सिंचाई के साधनों से कृषि की जा सकती है। आधुनिक मशीनों का अभाव अभी है। आधुनिक मशीनों के अभाव के कारण जो छोटे किसान हैं वो उन मशीनों का उपयोग नहीं कर पाते और उन्हें मानव संसाधन पर निर्भर करना पड़ता है, तो इनका जो उत्पादन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे असंगठित क्षेत्र की है। असंगठित क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिन्हें क्या पैसा मिलता है, क्या कितना उनका गुजारा होता है नहीं होता है, इन चीज़ों की कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। संगठित उद्योगों में स्वचालन, जो आधुनिकीकरण का अभाव है। जो संगठित उद्योग हैं उनमें भी हमारे आधुनिक तकनीक की कमी पाई जाती है, और असंगठित क्षेत्र में तो ये मान के चलें कि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वहाँ तकनीक उपयोग में लाई जाती है नहीं लाई जाती। आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके
हम हमारा उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हमारे उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में प्रयास भी किए गए हैं कि उत्पादन बढ़ाया जाए, आधुनिकीकरण को अपनाया जाए, लेकिन वो प्रयास अभी भी उतने लाभकारी नहीं साबित हो पा रहे जितनी अपेक्षा की जाती है।